जय हिंद दोस्तों, जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1944 तक के घटनाक्रम को देखा था, आज उसके आगे देखते हैं। 1944 में ही लाया गया था सीआर फार्मूला, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो बंटवारे की बात चल रही, इस पे कुछ आपके पास कोई प्रारूप है, तो इन्होंने जो अपना प्रारूप बना कर दिया उसमें इन्होंने कहा रक्षा विभाग, विदेश विभाग और संचार विभाग को दोनों ही देश आपस में मिलकर सामंजस्य से चला ले, बाकी चीजों को बंटवारा कर दिया जाए। महात्मा गांधी इस प्रस्ताव को लेकर जब जिन्ना के पास गए तो जिन्ना ने मना कर दिया। यही वो दौर था जब महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी, लेकिन गांधी जी मनाने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जिन्ना सिर्फ एक ही रट लगा के बैठे थे कि हमको सिर्फ एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और इसके नीचे कोई भी काम नहीं था। तो सीआर फार्मूला पूरी तरीके से बेकार हो गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। इनको राष्ट्रपति बनने की बड़ी इच्छा थी। नेहरू ने आश्वासन भी दिया था कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जब 57 में राष्ट्रपति का चुनाव आया तो राजेंद्र प्रसाद को रिपीट कर दिया गया। उस समय इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम बने। बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी थी और आजादी के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। 1945 वेवेल योजना, 14 जून 1945 वेवेल एक अपनी योजना लेके आए, गवर्नर थे भारत के। इन्होंने कहा जो सैन्य व्यवस्था है वो हमारी कार्यकारिणी में रहेगी, यानी गवर्नर की कार्यकारिणी में रहेगी, बाकी चीजों का सभी लोग बैठ के आपस में बंटवारा कर लें। इसके लिए सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं भी कोई सामंजस्य बनने की स्थिति में नहीं आ रहा था। इन्होंने यहां तक कहा था जो कार्यकारिणी की परिषद होगी उसमें सवर्ण और मुस्लिमों की संख्या लगभग बराबर रखी जाएगी, लेकिन ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। इस बात को लेकर वेवेल जब गांधी से मिले तो गांधी जी ने सलाह दी कि ऐसा करो, आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही लोगों को आपस में बिठा के एक बार डिस्कस कर लो, बात कर लो। और ये बात जो हुई ये इतिहास में बन जाती है शिमला कॉन्फ्रेंस अर्थात शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, ये बात जब शिमला सम्मेलन हुआ तो लगभग 21 प्रतिनिधि वहां पर थे, सभी दलों के थे, और उस दिन कांग्रेस का जो मुख्य वार्ताकार था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, महात्मा गांधी उस दिन शिमला में तो थे लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, शिमला कॉन्फ्रेंस किस बिल्डिंग में हुई? अब तो एसएससी मतलब या कुछ बोर्ड ऐसे हैं कि क्वेश्चन जो वो ले आते हैं किताब में जल्दी मिलते ही नहीं है। उस बिल्डिंग का नाम था लाट साहब। लाट साहब में ये कॉन्फ्रेंस होती है, वेवेल होते हैं, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम लीग। हमने अभी बताया उस दिन जो मुख्य वार्ताकार था उस दिन कांग्रेसियों का जो नेतृत्व कर रहा था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मीटिंग शुरू होती है, कांग्रेस अपना पक्ष रखती है, पूरी बात रखती है, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से जवाब आता है। एक्चुअली बात थी संविधान सभा के लिए। मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि संविधान सभा जो बनेगी उसमें मुसलमानों को, जितने भी मुसलमानों को चुना जाएगा सिर्फ हम चुनेंगे, वो कांग्रेस नहीं चुनेगी। उस दिन कांग्रेस का नेतृत्व करता एक मुसलमान ही था। ये बात कांग्रेस एक्सेप्ट कैसे कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस में भी मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। कुल मिला के शिमला सम्मेलन बेकार हो जाता। 14 जुलाई को, 25 जून से 14 जुलाई तक चला और शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवेल 14 जुलाई को असफल घोषित कर देते हैं। ये बात, ये 1945 का वही दौर है जब विश्व युद्ध समाप्ति पे था। अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। आपको पता होना चाहिए परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, जापान को घेर रखा था रूस की रेड आर्मी ने, और जापान ने आत्मसमर्पण किया था ब्रिटेन की सेना के सामने। ये मित्र राष्ट्र के तरीके खेल रहे थे, पूरी टीम वर्क हुआ था। बम गिराने वाले अमेरिका थे, जापान ने आत्मसमर्पण किया था इंग्लैंड की आर्मी के सामने, और जो जापान को घेर के रखा था वो रूस की सेना ने घेर रखा था। आत्मसमर्पण जो हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1945 को। 15 अगस्त 1945 को आपको मालूम हो बम गिरा 9 तारीख को, 9 और 6 अगस्त और 9 अगस्त, 9, 6, 15 अगस्त को आत्मसमर्पण किया। आगे चल के 15 अगस्त की डेट माउंट बेटन हमको इसीलिए देंगे कि जापान ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया था।
ब्रिटेन चुनाव युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। विंस्टन चर्चिल की सरकार थी और विंस्टन चर्चिल की सरकार चली जाती है। अब वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और लेबर पार्टी की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं, जो लेबर पार्टी थी वो भारतीयों से थोड़ा लगाव रखती थी, कुछ ना कुछ भारतीयों के पक्ष में रहती थी। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। इसी दौरान में भारत में भी आम चुनाव हुए। आपको पता होगा इससे पहले 1937 में हुए थे, भारत में भी आम चुनाव हुए। विधानसभा की 1585 सीटों में कांग्रेस को 923 पे जीत हासिल होती है और मुस्लिम लीग को 425 सीटें, जबकि केंद्रीय जो सभा थी उसकी 102 सीटों में कांग्रेस 59 और मुस्लिम लीग को 30, इसके अलावा अकाली दल और अन्य को भी सीटें प्राप्त होती हैं। इसी 1945 में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है। गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल सहगल और शाहनवाज हुसैन, इनको लेके इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनको जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो मुकदमा चलता है। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने काफी प्रयास किया। बंद में वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी की सजा को रद्द कर दिया। 1945 के घटनाक्रम में ये व्यवस्था रही। अब हम 46 की तरफ बढ़ते हैं। 1946 कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन, जेवी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। जेवी कृपलानी का पूरा नाम आपको बता दें, जीवत राम भगत राम कृपलानी था। ये केमिस्ट्री और हिस्ट्री के टीचर थे, मतलब दो विरोधाभासी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे जेवी कृपलानी। कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है चूंकि प्रधानमंत्री बदल चुके थे, सत्ता का परिवर्तन हो चुका था इंग्लैंड में, और प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के एटली थे उन्होंने कैबिनेट मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में एक मिशन भेजा और कहा यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था हो तो किस प्रकार से होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट बना के दी कि ऐसा किया जाए कि भारत का संविधान भारतीय लोग ही के द्वारा तैयार हो, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाए, ये रहेगा। कैबिनेट मिशन ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया 389 सीटों पर चुनाव होना चाहिए, 389। तकरीबन आप ये मान लो उस समय आबादी 39-40 करोड़ के आसपास रही होगी, यानी 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ये चुनाव अप्रत्यक्ष हुए थे। आपको बता दें, क्योंकि अगर चुनाव कराने बैठ जाते तो और टाइम लगता, क्योंकि इससे पहले चुनाव हो चुके। तो विधानसभा में जो चुनाव हुए थे लगभग इन्हीं लोगों को चुन के संविधान सभा में भी भेजा गया। अब इन्होंने ब्रिटिश भारत में उस समय 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों से 252 सीटें बताई, रियासतों से 93 सीटें बताई और कमिश्नरी जो 4 थी, यानी 389 का ये आंकड़ा इनके द्वारा बताया गया कि संविधान सभा जो बनेगी वो इस प्रकार से बननी चाहिए। इधर मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि हमारे लिए अलग से संविधान सभा नहीं बनेगी। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब ये था हिंसा के रास्ते हम पाकिस्तान को प्राप्त करेंगे। मतलब जगह जगह दंगे और बवाल शुरू हो गए। आप अंदाजा लगाएं, डेट थी 16 अगस्त 1946 और देश को आजादी मिलेगी 15 अगस्त 1947। ये 46 में शुरू किया गया था और आजादी मिलेगी 47। एक साल तक लगातार दंगे होते रहते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त की डेट थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको शुरू किया था। जिन्ना का मतलब था कि हिंसा के रास्ते हम पाकिस्तान प्राप्त करेंगे। इधर संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा धीमे धीमे अपना चुनना शुरू होती है। डायरेक्ट चुनाव नहीं होना था, वैश्य मताधिकार से चुनाव नहीं होना था। जो चुनाव हो चुके थे इन्हीं में से कैंडिडेट्स को चुनना था। इसी समय नौसेना का विद्रोह हो गया। नौसेना नस्लवाद का विरोध नौसैनिकों ने दर्शाया। नस्लवाद के अलावा उनको सही खाना नहीं मिलता था, सही उनके साथ व्यवहार नहीं होता था। जो भारतीय सैनिक थे उनकी हमेशा लगातार उपेक्षा की जा रही थी। इसलिए इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह इतना प्रबल था कि तोप भी लगा दी कि हम हमला करने को भी लिए तैयार हैं। मुंबई के तट पर तलवार INS तलवार खड़ा था और कराची के बेस पर हिंदुस्तान INS हिंदुस्तान खड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर ये लोग शांत होते हैं और अपनी हड़ताल को वापस लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम मतलब समझें, हिंदी का शब्द अंतरिम क्या होता है? 2 समय के बीच का काल, मतलब 2 काल के बीच का समय।
एक काल जो अंग्रेजों की गुलामी वाला था, एक काल हम नया लेने जा रहे हैं, आजादी भी प्राप्त नहीं हुई है, इसके बीच का समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर मुस्लिम लीग अभी शामिल नहीं हुई। सितंबर के बाद 26 अक्टूबर को लीग शामिल होती है। पहली बार जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है 13 सदस्यीय बनाया जाता है। जब मुस्लिम लीग बोलती है ठीक है हम शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में, 3 सीटें खाली कराई जाती हैं, बचती हैं 10। 5 लोगों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, वो ये है वो कौन सा हिंदू सदस्य था जो मुस्लिम लीग की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हुआ? तो नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल आपको बता दें पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री भी रहे। जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री, दलितों के नेता थे जोगिंदर नाथ मंडल। ये बनाया गया। इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से तो सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ लियाकत अली खां को प्राप्त हुआ। लियाकत अली खां के हाथ में आया वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ये थी कि बजट पेश करें, लेकिन इन्होंने एक ऐसा बजट पेश कर दिया जिसने कि ये दर्शाया कि मुस्लिम लीग की कहीं भी कोई इच्छा नहीं है कि वो संविधान जो सभा है उसमें सुचारू रूप से कार्य करे। भाई आपको जो वित्त की व्यवस्था दी गई थी जिम्मेदारी, उसको आप सुचारू रूप से चलाते, आपने उसमें अपने तरीके से बातें बोलने लगे तो कहीं ना कहीं ये दर्शा दिया गया मुस्लिम लीग की कतई इच्छा नहीं है। मुस्लिम लीग हटती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसमें जो लोग थे उनमें सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बुलाया गया, कहा आप संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आवे। अब ये क्वेश्चन एक बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन जाता है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? एक तो पेपर में जो हम लोग देते कभी कभी अस्पष्ट प्रश्न दे दिया जाता है। इसको हाईकोर्ट ने भी बोला कि भाई आप लोग स्पष्ट प्रश्न पूछा करें, स्थायी या अस्थायी। कैंडिडेट इतनी तैयारी करके जाता है, आपने पूछा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, लड़के ने मार दिया राजेंद्र प्रसाद, आपने चेक कर दिया सच्चिदानंद सिन्हा। आपका लॉजिक ये है कि पहले अध्यक्ष वही थे, जबकि भाई वो अस्थायी थे। अस्थायी ही सही, लेकिन अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और संविधान के कार्य शुरू हुआ। 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 9 तारीख से 13 तारीख तक संविधान सभा में क्या हुआ आपको बता रहे, परिचय होते रहे, शपथ होते रहे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नई लोकसभा बनती है तो सबकी शपथ होना आवश्यक होता है, परिचय कि हम फलाने, हम यहाँ से आए, सांसद चुने गए, ये चीजें। तो ये हुआ 13 तारीख को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य क्या था, मतलब हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं इतने लोग? तो भारत को मजबूत संविधान देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये प्रस्ताव रखा गया। इसको जब पारित होने की बात आई तो पीछे से आवाज आती है कि अभी इसको पारित ना किया जाए, मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं है। बात को मान लिया जाता है। उधर मुस्लिम लीग ने कहा था 20 जनवरी 1947 के बाद अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे कि हम इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। अंततः मुस्लिम लीग की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इधर एक की घोषणा कर चुके थे, 47 में आते हैं कि हम भारत को जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे, क्योंकि अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हो गए थे, विंस्टन चर्चिल हार गए थे। कभी ये बने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल थे। राजनीति शास्त्र में एक बात कही जाती है कि युद्ध जीता नेता कभी चुनाव नहीं हारता, लेकिन विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीत गए थे लेकिन अपना चुनाव हार गए थे। मार्च में माउंटबेटन को गवर्नर बना के भेजा जाता है। माउंटबेटन गवर्नर वेबल को हटाया जाता है, क्योंकि वेबल दंगे नहीं शांत करा पा रहे थे। हमने अभी आपको बताया कि लगातार दंगे हो रहे थे और इन दंगों को शांत कराने की जिम्मेदारी माउंटबेटन को दी गई कि आप जाके दंगे शांत कराएं। और इनको ये भी एक अथॉरिटी दी गई थी, अगर दंगे शांत कराने के लिए आपको बंटवारा भी करना पड़े तो आप बंटवारा करें। माउंटबेटन गवर्नर बन के आते हैं और एक जो योजना प्रस्तुत करते हैं उसे कहा जाता है 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन का एक नाम था डिकी बर्ड। तो अगर कभी बोलते डिकी बर्ड योजना क्या थी, तो डिकी बर्ड योजना भी ये भारत से बंटवारे से संबंधित थी। माउंटबेटन के पास 4 लोगों से मिलने की पहली जिम्मेदारी थी।
मतलब पूरा खाका माउंटबेटन के सामने था कि अगर इसको रोका जा सकता है ये संकट को, तो 4 प्रमुख लोगों से हमें बात करनी होगी। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। जिन्ना से जब माउंटबेटन की मीटिंग होती है, जिन्ना साफ मना कर देते हैं मैं पाकिस्तान से नीचे बात नहीं करूंगा। गांधी से जब मीटिंग होती है तो गांधी जी बोलते हैं बंटवारा तो नहीं होगा, चाहे मेरी लाश के ऊपर चाहे बंटवारा कर दो तो एक अलग की बात है। यानी 4 में 2 तो चले गए, 2 अपनी अधर्मिता से पीछे नहीं हट रहे थे, एक को पाकिस्तान से नीचे नहीं चाहिए था और एक बंटवारे को मानने के लिए तैयार है। अब बचते पटेल और नेहरू। रवि जवान से ही सही पटेल नेहरू ने इस बात को हामी भर दी और ये जिम्मेदारी भी पटेल और नेहरू की ही थी कि आप गांधी को किसी प्रकार से मैनेज करें। अब गांधी जी भी मैनेज हो गए होंगे। गांधी ने कहा ठीक है भाई, जब तुम लोग अपने ही मन की करनी है तो कर लो जाके, देश तुम्हें चलाना, हमें तो चलाना नहीं है। बस पटेल नेहरू अपना तैयार हो गए। अब एक और समस्या थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में इस प्रस्ताव को लेकर कौन आएगा। भारत का स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जिस व्यक्ति ने पढ़ा था उसका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर उस दिन प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा होता या वल्लभ भाई पटेल ने पढ़ा होता कि हम भारत पाकिस्तान को स्वीकार करने जा रहे हैं, 2 देश स्वीकार करने जा रहे हैं, तो आगे आने वाले लोग ये बोलते कि नेहरू ने बंटवारे का प्रस्ताव पढ़ा या पटेल ने बंटवारे का प्रस्ताव पढ़ा। तो एक ऐसे व्यक्ति को छांटा गया यूपी के गोविंद वल्लभ पंत। इनसे कहा कि आप लीड करेंगे, कहा बिल्कुल लीड कर लेंगे। और गोविंद वल्लभ पंत ने कहा आज हमें आत्महत्या और पाकिस्तान में किसी एक को चुनना है। अब इतने दिन से लड़ाई चल रही थी तो उनको भी लगा कि भैया आत्महत्या से अच्छा है कि पाकिस्तान को चुन लो। वर्किंग कमेटी में भी इसको पारित कर दिया गया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब पारित हुआ कुछ लोगों ने नानुकुर किया, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान था। सबसे ज्यादा नुकसान खान अब्दुल गफ्फार खान को ही होता है। मौलाना आजाद भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि हम लोगों ने इतने दिन से मिलकर लड़ा, अब पाकिस्तान अलग बन जाएगा। विरोध तो हुआ लेकिन कुल मिला के कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में पारित हो जाता है। उस पूरे प्रारूप को जब यहां से पारित कर दिया जाता है तो इंग्लैंड में 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में लाया जाता है। भाई पूरा बिल था, उसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी यूपी ट्रिब्यूनल ने क्वेश्चन पूछा था तो बिल पारित किया गया था, उसका नाम क्या था, भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम। पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सिर्फ उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था, उसमें लिखा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन में लाया जाता। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब हो गया हमारी लोकसभा। 15 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में लाया जाता है, मतलब इसे हमारी राज्यसभा। दोनों जगह पारित हो जाता है। 18 जुलाई को उनके राजा उसमें जॉर्ज 6 थे, अपने यहाँ राष्ट्रपति साइन करता है तो कानून बनता है। वहां पे आज भी यही व्यवस्था है, जो राजा होगा वो साइन करेगा। जॉर्ज 6 ने साइन कर दिए, अब ये तय हो गया 18 जुलाई को भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन अभी भी डेट नहीं मिली। 4 दिन बाद संविधान सभा तो अपना काम कर ही रही थी, इन लोगों ने झंडा स्वीकार किया। झंडा हमारे पास था, उसमें चरखा बना हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसको बदल देना चाहिए और चरखे की जगह उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में सारनाथ है, जहां पे अशोक स्तंभ है, वहां पे एक चक्र बना है, उसको लगाना चाहिए। आपको बता दो जो अशोक स्तंभ का मूल चक्र है उसमें 32 तीलियां हैं, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने उसमें 24 तीलियों को एक्सेप्ट किया। और ये एक्सेप्ट किया गया, ऊपर रखा गया केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, इस झंडे को बनाया गया। यहाँ एक बात आपको बता दें, झंडे के जो 3 रंगों का एक्सप्लेनेशन है, केसरिया समृद्धि को हमारे मतलब शक्ति को दर्शाता है, जो हरा है वो समृद्धि को दर्शा रहा है, सफेद शांति को दर्शा रहा है, चक्र हमारी प्रगति को दर्शा रहा है। सबसे पहले इसका एक्सप्लेन जो किया था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। झंडा स्वीकार हो गया। अब हम वेट कर रहे थे, हमको आजादी की डेट मिले। आजादी की डेट हमको दी गई 15 अगस्त। 15 अगस्त की जब तारीख दी गई तो कुछ लोग पत्रा लेके बैठ गए कि 15 अगस्त की तारीख अच्छी नहीं है। 15 अगस्त की तारीख ठीक नहीं है, इस दिन जो भी नक्षत्र पड़ रहा है उस दिन अगर भारत आजाद होता तो दिक्कत हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आया, भारत नक्षत्र भी देखेगा, ग्रह भी देखेगा और गणना भी करेगा, लेकिन पंडित के पत्रा से नहीं, टेलीस्कोप से करेगा। लेकिन ये बात जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, कुछ अन्य नेता थे, अपने ही थे, उनको लग रहा था तारीख बदल जाए। एक तो बहुत दिन बाद तारीख मिलती है आजादी की, वो दूसरे के माध्यम से, अब हम कहते हैं भाई साहब इसको आप बदल के दूसरा दे दें, तो क्यों दे देंगे।
15 तारीख की बात। अब इस संकट को सॉल्व करने के लिए एक खेल हुआ, इतिहास का ये खेल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। 14 तारीख की रात को जब समय बदलता है इस तरीके से, ये बच गया 15, ये तारीख लग गई 15, इस समय को झंडा फहराया गया, इसे 15 अगस्त। यानी भारत ने जो ऐतिहासिक घटना घटी, अपनी संप्रभुता हासिल की, उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन था, टाइम जोन आता है। ये हमारे यहाँ तो 12 बज गया था, लेकिन हमारे और पाकिस्तान के टाइम जोन में आधे घंटे का फर्क है। हम अपना टाइम जोन लेते हैं इलाहाबाद के पास नैनी से, और पाकिस्तान अपना टाइम जोन लेता है कराची से। जब हमारे यहाँ 12 बज रहा था रात के, अर्थात 15 अगस्त लग गया था 14 तारीख की रात को, तब उनके यहाँ 11:30 हो रहा था रात के, और वो जो 11:30 उनके यहाँ बज रहा था तो उनकी तारीख बन जाती है 14 अगस्त। नेहरू इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी हो सकते हैं कि आप तुम पहले आजादी ले लो, हम बाद में आजादी ले लें। पहले वाला उसको ज्यादा लेके चला जाए, बाद वाले कुछ कम मिले, तो दोनों को 15 ही दी गई थी। हमने ये काम किया तो हमारा 15 अगस्त बन गया। तो इस ऐतिहासिक कारण के पीछे ज्योग्राफिक एक रीजन बनता है। जब आजादी की रात संविधान सभा में सब लोग बैठे थे, इसी पार्लियामेंट में जहां पे अभी भी नरेंद्र मोदी जी लोग बैठते हैं, इसी के अंदर हमारा संविधान लिखा जा रहा था। तो 12 बजे के पहले भाषण देने की बात हुई कि लोग बोलेंगे। नेहरू अंतिम समय बोले, जब 12 बजे तो पंडित नेहरू को बोला, तो पंडित नेहरू के ठीक पहले जो व्यक्ति बोल रहे थे वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बोल रहे थे। और यहाँ पे 12 बजे जो पंडित नेहरू का एक भाषण था, वो आज भी प्रश्न में बनता है कि हमने नीति से एक वादा किया था, आज उस नीति को पूरे करने का वक्त आ गया है। जब दुनिया सो रही है तो भारत अपनी आजादी की अंगड़ाई ले रहा है। ये रात के वक्त थी, और कई जगह भी रात में बनाया गया था। कानपुर में भी रात को 12 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, चांदी की गेट लगाए गए थे। 15 अगस्त तो अभी 6-7 घंटे बाकी, सुबह का दिन होने के लिए रात में ही आजादी का जश्न मनाया गया। अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु हो गया। यानी संप्रभु मतलब अपने निर्णय लेने में समर्थ था। अब कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी बाहरी सत्ता हम पे दबाव नहीं बना सकती है। हम स्वतंत्र थे अपने काम को करने के लिए। तो ये आजादी का 1947 तक कार्य हुआ। इसके अगले क्लास में हम इसके आगे लेके आपको चलेंगे। धन्यवाद।